आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के बीए द्वितीय भाग के प्रथम प्रश्न पत्र की। हिंदी साहित्य में रीतिकाल की आज हम बात करेंगे। बीए भाग प्रथम में आप सब लोग हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ चुके हैं और हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया ये भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और बीए प्रथम वर्ष में आपने जो पढ़ा आदिकाल और भक्तिकाल, इन दोनों के बारे में आपने संक्षिप्त परिचय पढ़ा और इनसे संबंधित कवियों के बारे में आपने पढ़ा। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रहीम आदि कवियों के बारे में भक्तिकाल में आपने पढ़ा। और आदिकाल पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई के लिखित जो ग्रंथ है उसके बारे में आपने पढ़ा। तो आदिकाल का भी परिचय आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा थोड़ा बहुत। लेकिन अब द्वितीय वर्ष में हम पढ़ेंगे रीतिकाल। हिंदी साहित्य रीतिकाल तक आते आते पूर्ण प्रौढ़ता पर पहुंच गया था और रस निरूपण और अलंकार निरूपण का सूत्रपात रीतिकाल में ही हुआ। रीतिकाल एक ऐसा काल रहा जहाँ पर छंदों और अलंकारों को आधार बनाकर काव्य की रचनाएं की गई। और रीतिकाल में राजाओं के यहाँ आश्रित कवि रहे और उन्होंने राजाओं की प्रशंसा में अनेक काव्य लिखे। जब राज दरबारों में कवि राजाश्रित हैं और उनका जो प्रोत्साहन राशि हम उसको कहें या कवियों को आश्रय देना उसको हम माने, तो उनकी जो आजीविका का साधन था वो भी उनकी कविता ही थी। और उनका जो प्रमुख उद्देश्य बन गया था वो यही था कि वो राजाओं का गुणगान करे, उनका यशोगान करे और साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी करे। पहले के समय में मनोरंजन का साधन कवियों के द्वारा गाई जाने वाली कविता और उनके द्वारा रचित काव्य ही अक्सर हुआ करते थे। और राज दरबारों में कवियों को एक विशेष सम्मान दिया जाता था। जब भी कभी युद्ध होते थे और युद्धों के लिए राजा जब जाते थे तो वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं उस वक्त कही जाती थी ताकि एक राजा युद्ध में जाए तो उसमें उत्साह का संचार हो, निराशा उसके कहीं आसपास ना रहे। और ये काम रीतिकाल के कवि, आदिकाल के कवि बेखूबी निभाते थे। अब रीतिकाल ने आते आते साहित्य प्रौढ़ हो गया तो उसमें जो कवित्व और समयीय ही प्रमुख रूप से रचना के छंद रहे, प्रिय छंद रहे। तो कवित्व तो श्रृंगार और वीर रस दोनों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया, इसलिए कवित्व छंद में दोनों ही रसों की रचनाएं हुई और नाद सौंदर्य भी इसमें पाया जाने लगा। समयीय श्रृंगार और करुण इन 2 कोमल रसों के लिए उपयुक्त होता था। तो वीर रस की कविता में भी इसका व्यवहार कवियों ने कहीं कहीं किया है, पर प्रमुख रूप से रीतिकाल में श्रृंगार और वीर यानी 2 रसों की कविताएं इस काल में लिखी गई, इस काल में हुई। प्रधानतः श्रृंगार रस की रही। इसका कारण ये रहा कि जनता की जो रुचि थी वो क्रमण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था।
राजा अपने भोग विलास और अपने मनोरंजन में ही पूरी तरह से डूब गए थे और उनके पास ऐसा कोई साधन या कहें कि उस समय कोई दूसरा साधन उपयुक्त नहीं था जिससे उनका मनोरंजन होता। इसलिए कवि भी उनके अनुसार उनकी प्रशंसा में उनकी यशोगान करते रहते थे। रीतिकाल में प्रमुख रूप से हम 3 धाराओं को लेते हैं। पहली धारा रीतिबद्ध, दूसरी रीति सिद्ध और तीसरी रीति मुक्त धाराएं। अब रीतिबद्ध धारा में जो नाम आते हैं वो केशव, चिंतामणि, भूषण, इनके नाम आते हैं। इन्होंने अपने काव्य की रचना जो कि उसमें छंदों, अलंकारों और ऐसे शब्द शक्तियों का प्रयोग किया जिनसे कि एक काव्य बहुत ही सुंदर जान पड़े और संस्कृत साहित्य की तरह ही अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनि, वक्रोक्ति इत्यादि अनेक वाद भी इस रीतिकाल में पाए जाते हैं। केशव को ही हम अलंकार प्रिय मानने के कारण अलंकारवादी भी कह सकते हैं और वे रस को ही काव्य की आत्मा का प्रधान वस्तु मानकर चलें, ऐसा हम नहीं कह सकते। रीति ग्रंथों के जो कर्ता थे वो भावुक भी थे, सहृदय भी थे और निपुण कवि भी थे। उनका उद्देश्य कविता करना था और साथ ही साथ काव्यांगों का शास्त्रीय निरूपण करना भी। और इसके कारण हुआ ये कि जो श्रृंगार रस है वो बहुत ही अलंकारों से और ज़्यादा सरस बन पड़ा और ऐसे मनोहर उदाहरण जिस तरह संस्कृत में मिलते हैं वैसे ही हमें रीतिकाल में भी मिलने लगे। रीतिकाल में ये उल्लेख कर देना यहाँ पर मैं आवश्यक समझती हूँ कि जो रीतिकाल के छंद प्रमुख छंद रहे वो कवित्व और समय्य रहे और कवित्व श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया। वास्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ा विभेद कर देने से उसमें दोनों के अनुकूल नाद सौंदर्य पाया जाता है और समय्या श्रृंगार और करुण इन 2 कोमल रसों के लिए उपयुक्त होता है। यद्यपि वीर रस की कविता में भी इसका व्यवहार कहीं कहीं कवियों ने कर लिया है। वास्तव में रीतिकाल में श्रृंगार और वीर इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई, लेकिन प्रधानता जो रही वो श्रृंगार रस की रही। इसका कारण ये रहा कि जनता उस वक्त तक आते आते आदिकाल में युद्धों से ऊबते ऊबते जनता यहाँ तक पहुँची कि वो आक्रमण्यता और वीरता का जीवन उनके पास बहुत कम रह गया। तो उनका जो प्रमुख रस श्रृंगार उसमें ही वो डूबने लगे और रीतिबद्ध कवियों में केशव ने अत्यधिक अलंकारों का प्रयोग किया। तो केशव को हम काव्य का कठिन प्रेत भी कहते हैं। मतलब कि केशव का जो काव्य है वो आचार्यत्व की श्रेणी में आता है और अलंकारों से पूरी तरह भरपूर है। दूसरा जो नाम आता है वो रीति सिद्ध धारा का आता है जिसके प्रमुख कवि बिहारी को हम मानते हैं। बिहारी के लिए कहा जाता है कि बिहारी के दोहों में बहुत कम शब्दों में बहुत गूढ़ार्थ, बहुत भावार्थ भरा हुआ है और ये जयपुर के महाराज जो थे, महाराजा राजा जय सिंह के दरबार में रहा करते थे और राज कवि थे। तो इनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि जब महाराजा महलों से बाहर नहीं निकलते थे और अपनी जो नई रानी थी उसी के प्रेम में रात दिन वो
रहा करते थे। दरबारी लोग ये चाहते थे कि राजा आए और अपना राजकार्य संभाले, लेकिन कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए बिहारी को ये काम दिया गया। तो बिहारी ने किसी प्रकार से दोहा महाराज के पास लिखकर भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया और महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के दोहे बनाने की आज्ञा दी और बिहारी दोहे बनाकर राज दरबार में सुनाने लगे। इस तरह बिहारी ने करीब 700 दोहे लिखे जो संग्रहित होकर बिहारी सतसही के नाम से प्रसिद्ध हुए। बिहारी ने अपने जीवन काल में बिहारी सतसही लिखी, लेकिन श्रृंगार रस के ग्रंथों की जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसही का हुआ, उतना किसी अन्य ग्रंथ का हिंदी साहित्य में नहीं हुआ। इसकी कई सारी टीकाएं लिखी गई, कई सारे इसके ऊपर आलोचनाएं समालोचनाएं लिखी गई। बिहारी की सतसही के अतिरिक्त उन्होंने कोई और ग्रंथ नहीं लिखा। बिहारी सतसही ही उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि बिहारी जो सतसही है वो मुक्तक में प्रबंध के समान तो रस की धारा नहीं रहती है, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थितियों में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है और इसीलिए गुलदस्ते सभाओं समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। इसीलिए राज दरबार में बिहारी का सम्मान अधिक हुआ, क्योंकि बिहारी ने अपने सतसही के दोहों को गुलदस्ते के समान चुन चुन कर तैयार किया। हम ये कह सकते हैं कि रीतिकाल में जो बिहारी का सम्मान रहा और बिहारी का जितना मान बिहारी सतसही से हुआ उतना किसी अन्य कवि का नहीं हुआ। हालांकि बिहारी की भाषा साहित्यिक उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको चलती हुई भी नहीं कह सकते। ब्रजभाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुत कवियों में पाई जाती है, लेकिन बिहारी भाषा के इस दोष से भी मुक्त है। उनमें यह प्रवृत्ति नहीं है। बिहारी के बाद जो परंपरा आई ऋतुमुक्त काव्य की परंपरा। ऋतुमुक्त काव्य परंपरा एक ऐसी काव्य परंपरा जिसमें रीति के बंधनों से कवि ने मुक्त होकर काव्य रचना की, जिसको हम मुक्त छंद कह सकते हैं, कि मुक्त भाव से, जिसमें कवि को ये परवाह नहीं रही कि वो उसमें कौन से अलंकार है, उसमें कौन से छंद है और किस तरह से उन छंदों को वो व्यवस्थित करे या इस तरह से वो काव्य लिखे, ऐसा उसने नहीं सोचा। उसके जो भाव थे उन भावों के अनुसार उसका काव्य की रचना होती गई और वो उस काव्य में डूबता गया। और इसीलिए रीतिमुक्त काव्य परंपरा में घनानंद का नाम, देव का नाम, आलम और बोधा का नाम, ठाकुर का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। घनानंद ने प्रेम की पीड़ा का जो गहन अनुभव, जो गहन था, उन्होंने की, गहनता के साथ उन्होंने जो काव्य रचना की, वो काव्य रचना आज भी हम उसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयापन बांक नहीं। प्रेम का जो मार्ग है वो बिल्कुल सीधा है, उसमें कहीं कुछ टेढ़ापन, कहीं चतुरता, कहीं सयानापन उसमें नहीं है। उसमें अगर हम चतुरता करते हैं, कहीं सयानापन हम अपनाते हैं,
तो ये सयानापन उस प्रेम को निर्मल नहीं रहने देता और उस प्रेम में कहीं न कहीं कोई न कोई मिलावट आ जाती है। इसलिए हम प्रेम के मार्ग पर सीधे सीधे चलें तो हमारे लिए वो ठीक है। आज बस इतना ही।